फ्रांस के अखबार में एक हेडलाइन छपती है, ली कासे दू सिएक, जिसका मतलब था द बैंक रॉबरी ऑफ द सेंचुरी। 16 जुलाई 1976 वीकेंड था और लोग छुट्टियां मना रहे थे, पर सोसाइटी जनराले नाम के एक बैंक के वोल्ट के अंदर कुछ बैंक रॉबर्स घुस जाते हैं और 2 दिन तक अंदर ही रह के पैसे ज्वेलरी लूटते हैं। वो रॉबर्स अंदर रहकर पार्टी भी करते हैं, नाच गाना दारू पीना सब करते हैं लूटते लूटते, और बाहर कानों कान किसी को कुछ पता नहीं चलता। पूरे 2 दिन तक लूटने के बाद वो चोर 30 मिलियन यूरोज लेके भाग जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये चोर इतना स्ट्रॉन्ग वॉल के अंदर घुस जाते हैं, इनका प्लान क्या था और कैसे अंजाम दिया गया, और बिना किसी को पता चले कैसे ये भाग जाते हैं। जुलाई 1976 फ्रांस के नाइस शहर में है ये बैंक सोसाइटी जनराले। हर सुबह की तरह ये सुबह भी नॉर्मल थी। लोग वीकेंड बना के अपने अपने जॉब में लौट रहे थे, पर ये सुबह सोसाइटी जनराले बैंक के कस्टमर्स के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाली थी। पूरे वीकेंड बैंक का एटीएम बंद पड़ा हुआ था, और जब कस्टमर्स मंडे सुबह पहुंचे कैश निकालने, तो उन्होंने जो सुना वो उनके लिए काफ़ी परेशानी वाली बात थी। बैंक स्टाफ ने कस्टमर्स को कहा कि वोल्ट ओपन नहीं हो रहा है, पर यह बात नॉर्मल थी। बैंक का वोल्ट काफ़ी पुराना और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कई बार जाम हो जाता था। सुबह 10 बजे वोल्ट के स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है वोल्ट खुलवाने के लिए, पर 2 घंटे वोल्ट में काम करने के बावजूद भी वोल्ट ज़रा भी नहीं खुलता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि दीवार तोड़ के अंदर जाया जाए और वोल्ट को अंदर से खोला जाए। दोपहर के 3 बजे दीवार को तोड़ा जाता है और वोल्ट के अंदर का हाल देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वोल्ट के अंदर सब बिखरा हुआ होता है। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस यहाँ वहाँ बिखरे हुए रहते हैं। जमीन में 6 इंच तक कैश, चेक्स, बेरर बॉन्ड्स, स्टॉक सर्टिफिकेट्स और बिल्स बिखरे पड़े रहते हैं। और वोल्ट की दीवार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता है, न हथियार, न हिंसा और न ही नफरत। ये देख बैंक के हर कोने कोने में बस पुलिस ही नजर आती है। पूरा बैंक पुलिस और जांच एजेंसियों से भर जाता है। वोल्ट के 3 चेंबर्स होते हैं। पुलिस को लगता है कि शायद किसी एक चेंबर में चोर अभी भी फंसे हुए हो। ये सोचकर वो अंदर अपने आदमी भेजते हैं। सारे चेंबर्स को चेक किया जाता है, पर चोरों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। चोर वोल्ट को अंदर से व्हील कर देते हैं सो दैट कोई भी ना खोल पाए, और सब लूटकर एक टनल के जरिए वो भाग जाते हैं। जब अंदर से वोल्ट खोला जाता है और पुलिस अंदर जाती है, तो सब एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं अंदर का हाल देखकर। पुलिस को अंदर पोर्टेबल स्टोव मिलता है, गंदे खाने के प्लेट्स, वाइन के बॉटल्स और सिल्वर बोल्स। ये देख पुलिस समझ जाती है कि चोर पूरे वीकेंड अंदर ही थे और लूट के साथ पार्टी भी कर रहे थे। पुलिस फिर टनल की जांच करती है जिसमें से वो वोल्ट के अंदर आए और लूट के भागे। टनल हाथ से बनाया हुआ था और नजदीकी सीवर से कनेक्टेड था। टनल बस 2.5 फीट चौड़ा था, जिसमें से एक टाइम में बस एक ही आदमी आ जा सकता है। चोरों ने जो टनल बनाया था वो काफी तारीफे काबिल था। प्रॉपर प्लानिंग से टनल बनाया था उन्होंने। टनल के हर फीट में एक वुडन सपोर्ट लगाया गया था जो कंक्रीट को झेल सके। एक 800 मीटर लंबी वायर बिछाई गई, उसे कनेक्ट किया गया नजदीक के कार पार्किंग के लैंप पोस्ट से, और उसमें से बिजली ली गई सो दैट टनल में लाइट लगाई जा सके। वोल्ट के फ्लोर में काफी सारे इंपॉर्टेंट कागजात पड़े हुए थे, चेक्स, बॉन्ड वगैरह, और ये सब पूरी तरह अच्छे से चेक करने में 12 डिटेक्टिव्स और 4 दिन लगे। सारे छानबीन करने के बाद ये एस्टिमेट लगाया गया कि चोरों ने लगभग 30 मिलियन यूरोस लूट डाले। काफी बैंक क्लाइंट्स अपने सेफ डिपॉजिट में कितने पैसे थे ये नहीं बता रहे थे, तो एग्जैक्ट कितने पैसे की चोरी हुई ये बताना मुश्किल था। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने वोल्ट से बस वही चीजें चुराई जिसे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो, जैसे कि कैश, गोल्ड, अनकट ज्वेल्स और काफी सारे चेक्स और बॉन्ड्स को छोड़ दिया। पर पुलिस के हाथ कुछ फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं जो कि उन्हें उस बर्तन और वाइन बॉटल से मिले। चोरी के कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर वैलेंटीन बोशेटी रात में कार चलाकर घर जा रहे थे। तब उन्होंने एक अपराधी को पहचाना, डैनियल मिशेलुसी के नाम से। ये बंदा कई बार अरेस्ट हुआ था, इसलिए पुलिस उससे अच्छे से जानती थी। ये बंदा एक अनजान व्यक्ति के साथ कार में जा रहा था। पुलिस को ये देख डाउट हुआ तो उन्हें रोका गया पूछताछ के लिए। कार की जांच की तो कार की बैक सीट में खुदाई का सामान पड़ा हुआ था, पर इन चीजों से पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अरेस्ट करने के लिए क्राइम होना चाहिए, और इसी वजह से उन्हें जाने दिया गया। इंस्पेक्टर वैलेंटीन जब चोरी के बाद वोल्ट के अंदर देखते हैं तो उन्हें सेम वही खुदाई का सामान दिखता है जो उन्होंने कुछ दिन पहले उस कार में पाया था। यही नहीं, बल्कि चोरी के कुछ दिन पहले पुलिस को एक और कंप्लेंट आई थी कि नाइस शहर के बाहर एक विला में कुछ लोग आकर रह रहे हैं और उनका हालचाल ठीक नहीं था।
पुलिस वहां गई भी पूछताछ करने के लिए, पर जो लोग वहां रह रहे थे उन्होंने बताया कि वो लोग इस विला में रेंट देके रह रहे हैं, इसलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। तब चोरी के बाद पुलिस उस विला में फिर गई तो वहां उनको कोई नहीं मिला, पर पुलिस को वहां सेम फ्लैशलाइट मिलती है जो वोल्ट में पुलिस को मिला था, मिट्टियों से घिरा हुआ। ये देख पुलिस अरेस्ट वारंट इशू कर देती है उस विला में रहने वालों का। 3 महीने गुजर जाते हैं और हजारों एविडेंस को चेक करने के बाद, कई बड़े बड़े माफिया बॉस के ऊपर नजर रखने के बाद भी पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं आता है। फिर पुलिस के हाथ एक अनएक्सपेक्टेड जगह से एक टिप आती है। CIA फ्रेंच पुलिस को कांटेक्ट करके बताती है कि तुम्हारे शहर का एक बंदा एल्बर्ट स्पैगियारी ने हमें कांटेक्ट किया था और पूछा अगर आपको यूरोपियन एजेंसीज में जासूस चाहिए तो मुझे बताना। ये सुनकर फ्रेंच पुलिस अलर्ट हो जाती है और एल्बर्ट के बारे में छानबीन करना शुरू कर देती है। एल्बर्ट एक फोटोग्राफर था और एक छोटा फोटो डेवलपिंग लैब चलाता था नाइस शहर में। पुलिस उसके पड़ोसियों से पूछताछ करती है और हर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है कि एल्बर्ट कभी ऐसा क्राइम कर सकता है। पुलिस और छानबीन करती है तो पता चलता है कि एल्बर्ट काफी यंग एज से कई बार क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है, चोरी, डकैती वगैरह में। और 1968 में ही वो फ्रांस आता है और एक लड़की से शादी करके एज अ फोटोग्राफर नाइस में बस जाता है। अक्टूबर 28, 1976 पुलिस एल्बर्ट को पकड़ लेती है पूछताछ के लिए। फ्रेंच रूल ये कहता है कि अगर आपको किसी से इंटेरोगेशन करना है तो पुलिस के पास बस 48 घंटे ही होते हैं। पुलिस पूछताछ शुरू करती है पर एल्बर्ट एकदम काम रहता है और हर इल्जाम को ठुकराता है एविडेंस के साथ। इंटेरोगेशन को 36 घंटे हो जाते हैं और पुलिस को लगने लगता है कि कहीं उन्होंने बड़ी गलती तो नहीं कर दी एल्बर्ट को पकड़ के। फिर एक पुलिस ऑफिसर एल्बर्ट को धमकी देता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी वाइफ को अरेस्ट करेंगे और उससे पूछताछ करेंगे। और फिर यहाँ एल्बर्ट का सब्र का बांध टूट जाता है और वो कबूल कर लेता है कि चोरी उसी ने की थी। अब एल्बर्ट पूरा प्लान बताता है कि उसने इतने बड़े प्लान को कैसे अंजाम दिया। एल्बर्ट ने बताया उसने बैंक के चप्पे चप्पे का फोटोग्राफ लिया, फिर उसने एक सेफ्टी बॉक्स लिया, उसमें एक अलार्म डाल दिया और बैंक के वोल्ट में रखवा दिया, चेक करने के लिए कि क्या वोल्ट में कोई सेंसर तो नहीं है। पर ऐसा कोई सेंसर नहीं था और ना ही कोई कैमरा था। फिर उसने बैंक का ब्लूप्रिंट लिया पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस से। उस ब्लूप्रिंट से एल्बर्ट को ये पता चला कि बैंक का वोल्ट बस 10 मीटर दूर है पास के सीवर सिस्टम से और वो सीवर बस 400 मीटर दूर है सर्विस रोड से। ये देख एल्बर्ट काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर ब्लूप्रिंट और उसका प्लान लेके माफिया बॉस के पास जाता है, अपना प्लान बताता है बैंक रॉबरी का। माफिया बॉस मान जाता है और एल्बर्ट की मदद करने अपने आदमियों को भेजता है। 2 चोरों की 2 टीम बनाई जाती है। एक टीम में माफिया बॉस के गुंडे होते हैं और दूसरे में एल्बर्ट के पुराने दोस्त। खुदाई का सारा सामान एक वैन में डाल के सर्विस रोड में लाया जाता है और फिर शुरू होती है खुदाई का काम। 2 महीने तक खुदाई का काम चलता है और सारा काम हाथ से होता है ताकि किसी को कुछ आवाज न आए। वोल्ट में घुसने का दिन सेट किया जाता है फ्राइडे जुलाई 16 को, क्योंकि उसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड था और बैंक बंद रहेगा 3 दिन। प्लान के मुताबिक सब चलता है और वो लोग वोल्ट में घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही पूरा खजाना देख के चोरों की आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। पूरे 3 दिन ये लोग वोल्ट के अंदर रह के मजे से लूटते हैं और बाहर किसी को कानो कान कुछ पता नहीं चलता है। एल्बर्ट ये सब कन्फेस करता है पुलिस के सामने और एल्बर्ट को जेल में बंद कर दिया जाता है। मार्च 10, 1977 एल्बर्ट को कोर्ट में लाया जाता है, पर किसी तरह से एल्बर्ट वहां से भाग निकलता है और उसके बाद एल्बर्ट को कभी पकड़ा नहीं जाता। अगले 12 साल तक एल्बर्ट साउथ अमेरिका और यूरोप में रहता है पुलिस से छुप छुप के। इस बीच वो फ्रांस में भी कई बार आता है छुप के अपनी वाइफ से मिलने। और फिर 1979 में एल्बर्ट की मौत हो जाती है लंग कैंसर के चलते। उसकी बॉडी को फ्रांस को लौटा दिया जाता है और उसे उसी के घर में दफना दिया जाता है।